क्या आप माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से डीसीए कर रहे हैं, जो कि 12th के बाद एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो क्या आप ये कोर्स माखनलाल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? आपके बहुत जल्द अब एग्जाम होने वाले हैं। जी हाँ, यदि आपने जुलाई में एडमिशन लिया है या जनवरी में एडमिशन लिया हुआ है तो आपके अब एग्जाम होने वाले हैं। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के डीसीए पीजी डीसीए के अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं। क्या आपको डीसीए का सिलेबस समझ नहीं आ रहा है? जी हाँ, डीसीए में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अलग अलग थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। तो क्या आपको डीसीए का सिलेबस जो है वो समझ नहीं आ रहा है? आप डीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हैं। जी हाँ, आप चाहते हैं कि डीसीए के सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो आपको कोई पूरा उसकी थ्योरी समझा दे और उसके पूरे प्रैक्टिकल को कोई कंप्यूटर में करके दिखा दे, ताकि सिलेबस के हर एक टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ सकें, ताकि डीसीए के बाद आप कहीं जॉब करने जाओ तो आपको परेशानी ना हो। यदि आपने केवल डिप्लोमा कर लिया, आपने एग्जाम बस दे दिया, अब आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, जब आप कहीं डिप्लोमा लेकर के इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं तो आपको वो चीजें मालूम ही नहीं होती जो सब्जेक्ट में दी गई होती हैं। और उन्हीं चीजों की जरूरत कहीं ना कहीं हमको आगे चल के अपने फ्यूचर में पड़ती है, जहां हम वर्क करते हैं या जहां हम इंटरव्यू देने जाते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप इतने अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस की थ्योरी और प्रैक्टिकल को समझ लो? इसके लिए आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स। जी हाँ, इसके लिए आपको ना एक ऐप डाउनलोड करना है। यदि आप चाहते हो डीसीए की, माखनलाल चतुर्वेदी की कंप्लीट पढ़ाई करना, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इस ऐप को अपने मोबाइल पर सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप में आपको डीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको 700 प्लस वीडियो, 55 पीडीएफ नोट्स की फाइल, ओल्ड पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको पूरा प्रैक्टिकल भी डीसीए का समझ में आ जाएगा और जो भी थ्योरी दी गई है पूरे सब्जेक्ट की, वो आप नोट्स की पीडीएफ को पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। आप हमारे ऐप से ऑनलाइन डीसीए एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो? उसमें आपको 722 वीडियोस, 59 फाइल्स मिलेंगी और लाइफ टाइम ड्यूरेशन रहेगी इस कोर्स की। आपके मोबाइल में आपने कहीं से डीसीए तो कर लिया, लेकिन वहां पर तो आप इंस्टीट्यूट जाएंगे नहीं। लेकिन यदि आप हमारा ये कोर्स लेते हैं तो इसके जो वीडियोस हैं, जो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो आपके पास मोबाइल में लाइफ टाइम रहने वाले हैं। तो जब कभी आपको कहीं प्रैक्टिकल में दिक्कत आएगी, आप इन वीडियो को फिर से देख करके उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं और उसमें परफेक्ट हो सकते हैं। यहां पर आपको डीसीए में सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस पूरा प्रैक्टिकल करके सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके पूरे प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के बारे में पूरा सिलेबस है आपका, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी आपको सिखाया जाएगा, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, इसी प्रकार से डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर। ये सारे सब्जेक्ट को 722 वीडियो में पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर जो क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से आपको डीसीए की तैयारी इन सारे सब्जेक्ट की वीडियो के माध्यम से करवाई जाएगी। अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए और इस ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और आप इससे डीसीए की तैयारी कर सकते हैं। अभी हम आपको डेली कुछ क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। इसके बाद यदि आप एक साथ अपने मोबाइल में पूरे 700 वीडियोस को चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जो आप यहां पर देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में। तो चलिए अब हम आज डीसीए की क्लास ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करते हैं। देखिए, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो देख लेते हैं ये सिलेबस है।
सिलेबस में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपको क्या टॉपिक्स मिलेंगे, इस सिलेबस के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। और अगर कहीं बीच में कुछ प्रैक्टिकल आता है तो उन प्रैक्टिकल के बारे में भी हम आपको बतलाते जाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। बहुत समय से जो है हम लाइव नहीं आए हुए हैं, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि रेगुलर जो है वो लाइव क्लासेस हों और सब्जेक्ट के बारे में हम आपको प्रतिदिन जो है वो बतलाएं। अभी आपको एक चीज़ बतला दें, सभी लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है जो डीसीए सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, वो ये है कि डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है ना। मेरे को भी लगातार व्हाट्सएप में मैसेज आते रहते हैं, यूट्यूब में भी लोग कमेंट करते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो बतला देते हैं कि रिज़ल्ट बहुत जल्द ही आने वाला है, 3-4 अप्रैल तक रिज़ल्ट आ जाएगा, है ना। रिज़ल्ट तो 1 सेकेंड लगेगा, ऑनलाइन हो जाएगा और आप देख लेंगे, है ना। और रिज़ल्ट मैं बतला देता हूँ, रिज़ल्ट जो है वो हमेशा की तरह ऐसा तो है नहीं है कि कोई किसी के बिल्कुल 90% बन जाएंगे, या कोई जो है अच्छा भी करके आया होगा तो फेल हो जाएगा। माखनलाल बिल्कुल एवरेज रिजल्ट देती है, एवरेज मतलब पास कर देगी, चिंता की बात बिल्कुल नहीं है ना, पास हो जाओगे आप लोग। चलिए, तो अब जो है हम ये देखते हैं कि इंटरनेट में देखिए फर्स्ट यूनिट में दिया गया है इंटरनेट एवोल्यूशन के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, उसके बाद इंटरनेट के कितने कनेक्शन होते हैं, ईमेल क्या है। तो यहाँ पर ईमेल से रिलेटेड जब प्रैक्टिकल आएगा तो पूरा आपको जो है प्रैक्टिकल भी बतलाएंगे। इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। यूनिट सेकेंड में आपको देख सकते हो सर्च इंजन क्या है, विकीपीडिया क्या है, न्यूज़पेपर कैसे सब्सक्राइब करते हैं, ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार से देते हैं, रीजनल लैंग्वेज में गूगल इनपुट टूल के द्वारा कैसे टाइप करते हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग कैसे करते हैं, सब कुछ इस बार बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बहुत बुक वाली लैंग्वेजेस को पढ़ना है, सब कुछ जनरल नॉलेज जैसा है, पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है इस बार। तो यूनिट थर्ड में देखते हैं पूरा HTML के बारे में है, यूनिट फोर्थ में जावा स्क्रिप्ट के बारे में है, इसी प्रकार से यूनिट फिफ्थ में आपको मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से यूनिट फिफ्थ में देखेंगे तो ई कॉमर्स के बारे में है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये रहा इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चंस। थोड़ा सा बीच में रुक जाते हैं, लाइव क्लासेस है ना, तो इसमें एडिटिंग तो होना नहीं है, तो बीच बीच में थोड़ा सा आप लोग ज़रा रुकिएगा आराम से। हाँ, तो डीसीए सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत देखेंगे यहाँ पर हमने बात की है इस नोट्स के अंतर्गत परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यूनिट वाइज होंगे, जिन्हें नवीन सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है और विशेष रूप से माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल के सिलेबस पर आधारित है। इन्हें अन्य यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बिल्कुल आराम से जुड़ जाइए, इन चीज़ों को अगर आप सीखेंगे तो पेपर बस पास नहीं कर पाएंगे, आपको इंटरनेट का भी बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो बीच बीच में कहीं कहीं जो भी प्रैक्टिकल वाली चीज़ आएंगी ना, बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकल भी करके दिखलाएंगे, ताकि आपको इंटरनेट का नॉलेज भी हो जाए, जो सिलेबस में है और थोड़ा बहुत जो सिलेबस के बाहर भी है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली जानना आपके लिए ज़रूरी है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया यूनिट फर्स्ट में, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के इतिहास तथा विकास को समझाइए। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब की कार्यप्रणाली को समझाइए। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर बतलाइए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को समझाइए। URL डोमेन नेम क्या होता है। तो इस तरीके से पूरे फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। यूनिट सेकेंड में इंटरनेट के ही बारे में दिया गया है, ये देखिए, विकीपीडिया से कोई जानकारी कैसे सर्च करें, गूगल इनपुट टूल का उपयोग कैसे करें, गूगल मैप में अपने घर और काम के पते को कैसे बचाएं, गूगल डॉक्स क्या है। अभी इसके जब डिटेल में आएंगे ना, डिटेल को एक एक चीज़ को करेंगे, है ना। अभी पढ़ने बस से क्वेश्चन को कोई बेनिफिट नहीं है, जब अपन का इसका आंसर देखेंगे उस आंसर को बड़े आराम से समझेंगे। फिर ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें, पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, ई आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, ई बुक क्या है। फिर यूनिट थर्ड में देखिए पूरा HTML से रिलेटेड हर एक टैग। तो यूनिट थर्ड फोर्थ पूरी कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करने वाली है, इसलिए अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, पूरा प्रैक्टिकल बताएंगे HTML के बारे में, हर एक टैग के बारे में। तो इस यूनिट से प्रैक्टिकल ही एग्जाम में आएगा। तो अगर आपको बिल्कुल क्लियर कट समझना है ना, तो इस
चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और प्रतिदिन 7 बजे जो है आप लोग जरा नोटिफिकेशन को चेक कर लिया करो। प्रतिदिन 7 बजे जो है DCA सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस लगेंगी। अभी तो हम इंटरनेट को ही कंटिन्यू करेंगे, 5 यूनिट करा देंगे आपको। बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आपको कहीं परेशान होना पड़ेगा, बड़ी ही आसानी से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रतिदिन 7 बजे जरा मोबाइल में नोटिफिकेशन चेक कर लिया करना। इसके बाद देखिए जावा स्क्रिप्ट दिया गया है यूनिट 4 में और यूनिट 5 में ई-कॉमर्स के बारे में। तो अभी कम से कम इंट्रोडक्शन पता चल गया कि 5 यूनिट में किस यूनिट में क्या है। अब हम आते हैं एक एक यूनिट के जो आंसर्स है उस पर। तो पहला क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है। बहुत जनरल सी बात है, लेकिन चूंकि थ्योरी एग्जाम में लिखनी पड़ती है ना, तो थ्योरी को थोड़ा सा सुनना या पढ़ना जरूरी हो जाता है कि तब तो हमारे दिमाग में भरती है वो थ्योरी, तब तो अपन एग्जाम में उसको लिख पाते हैं। इसलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है। नॉर्मली सबको मालूम है इंटरनेट क्या है। आज आप इंटरनेट के माध्यम से ही यूट्यूब के वीडियोस जो है वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इंटरनेट चालू है आपके मोबाइल में, इसलिए आप देख पा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। ठीक है, सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय कंप्यूटर नेटवर्क भी कह सकते हैं। जैसा कि नाम है इंटरनेट। इंटरनेट को अगर हम दो प्रकार से देखेंगे, इस वर्ड को अगर हम देखेंगे, अगर आप इसके इंग्लिश के वर्ड में जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इंटरनेट, यहाँ पर 2 वर्ड हैं आपका, एक हो गया इंटर और एक हो गया नेट। तो यहाँ पर इंटरनेट का अर्थ क्या हो गया, इंटर से बन गया इंटरनेशनल और नेट से बन गया नेटवर्किंग। तो जहाँ पर पूरे विश्व के कंप्यूटर्स का एक जाल बन जाता है, विश्व के कंप्यूटर्स आपस में जुड़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेट। जैसे कि एक पिक्चर भी बतलाई गई है, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर आपस में जुड़ गए हैं और आपस में जो है इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। इस नेटवर्क में हजारों और लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। साधारणतः कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट से जोड़ा कनेक्ट किया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत से साधन हैं जिसमें कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ सकता है। इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं है, अब तो इसमें बहुत से सर्वर जुड़े होते हैं जो अलग अलग संस्थाओं या प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। जैसे हमने कनेक्शन ले रखा है BSNL का, आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है जियो का, लेकिन हम यहाँ से BSNL के नेटवर्क से जुड़ कर के भी आप तक भी हम पहुँच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जियो का नेटवर्क, BSNL का नेटवर्क, एयरटेल का नेटवर्क, आइडिया का नेटवर्क सब आपस में कनेक्टेड है, सब आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए जो है ये इंटरनेशनल नेटवर्किंग बनाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरनेट का कोई एक ऑनर नहीं होता है ना। कुछ प्रचलित इंटरनेट सेवाएं जैसे गोफर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब प्रयोग इंटरनेट में जानकारियां प्राप्त करने के लिए होता है। ये प्रोटोकॉल क्या है, ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसके बारे में आगे आएगा क्वेश्चन। इंटरनेट को हम विश्वव्यापी विज्ञापन का माध्यम कह सकते हैं। किसी उत्पाद के बारे में विश्व स्तर पर सर्वेक्षण करने के लिए यह सबसे आसान एवं सस्ता माध्यम है। विभिन्न जानकारियां जैसे रिपोर्ट, लेख, कंप्यूटर आदि को प्रदर्शित करने का भी ये बहुत उपयोगी साधन है। इंटरनेट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कुछ मशीनें होती हैं, कुछ कंप्यूटर ही होते हैं जिनको सर्वर कहा जाता है, जहाँ पर सूचनाओं को HTML के फॉर्म में रखा जाता है। फिर उन सूचनाओं को आप इंटरनेट के माध्यम से अपने लैपटॉप कंप्यूटर में, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। इसलिए जो है इंटरनेट को क्या कहा जाता है कि ये क्लाइंट और सर्वर दोनों को मिलाकर के ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इंटरनेट जो है वो कहा जाता है। प्रायः इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं को देखने के लिए हम वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। ये क्लाइंट प्रोग्राम होते हैं तथा हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों के साथ संवाद करने और प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। वेब ब्राउज़र का यूज़ करके इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का यूज़ करते हैं। तो जब हम अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में या मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं ना, तो कैसे हम फाइलों को एक्सेस कर पाते हैं, वेब ब्राउज़र के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से, वेब ब्राउज़र के माध्यम से। और वेब ब्राउज़र किस प्रकार की फाइल को पढ़ पाते हैं, केवल HTML फाइल को पढ़ पाते हैं। तो इंटरनेट के बारे में यदि पूछा जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको जो हैं वो परीक्षा में लिखनी पड़ेगी। अगला सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन दिया गया है कि इंटरनेट के इतिहास तथा विकास को समझाइए। कहाँ से इंटरनेट की शुरुआत हुई, आज हम इंटरनेट चला पा रहे हैं तो उसका हिस्ट्री क्या था, इतिहास क्या था। तो मूलतः इंटरनेट का प्रयोग अमेरिका की सेना के लिए किया गया था, है ना।
ARPANET, जिसको एक प्रोजेक्ट चालू हुआ था जिसका नाम था ARPANET। ये कब चालू हुआ था? 1969 में। इस प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एंड नेटवर्क, जो कि शीत युद्ध के समय अमेरिकन सेना ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था ताकि वो अपने सैनिकों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, युद्ध के समय आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 1969 में। और ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया जो 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था। तब इंटरनेट की प्रगति सही तरीके से चालू हुई। 1972 तक इसमें जुड़ने वाले कंप्यूटर की संख्या 37 हो गई। 1973 तक इसका विस्तार इंग्लैंड और नॉर्वे तक हो गया। 1974 में ARPANET को सामान्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया, जिसे टेलनेट के नाम से जाना जाने लगा। अब 1974 में क्या आ गया? टेलनेट नाम से एक और नेटवर्क आ गया। अब 1982 में नेटवर्क के लिए सामान्य नियम बनाए गए जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब देखिए, एक ARPANET था, एक टेलनेट भी बन गया, लेकिन दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट तभी कर पाएंगे ना जो कोई एक कॉमन प्रोटोकॉल या नियम का इस्तेमाल होगा। तो उस कॉमन नियम या जो रूल होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। इन प्रोटोकॉल को TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहा जाता था। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या IP का क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए इसके बाद हिस्ट्री में क्या हुआ। 1990 में ARPANET को समाप्त कर दिया गया तथा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के रूप में इंटरनेट बना। मतलब नेटवर्कों का नेटवर्क, बहुत सारे अलग अलग नेटवर्कों का नेटवर्क मिलकर के क्या बना? इंटरनेट बना। वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से लाखों या करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। BSNL, VSNL, MTNL विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत में इंटरनेट के लिए नेटवर्क की सेवाएं प्रदान करती हैं। तो जिस भी नेटवर्क से आप जुड़ना चाहें जुड़ करके और इंटरनेट की सेवा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हुआ क्या? इतिहास। अब इसके बारे में मालूम भी होना चाहिए और परीक्षा में भी पूछा जाता है। इसका विकास किस प्रकार हुआ? इंटरनेट का विस्तार वर्ल्ड वाइड वेब की उपयोगिता के कारण हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब आज सूचनाओं का सबसे बड़ा स्रोत है। कोई भी व्यक्ति बहुत कम खर्च पे इस पर अपनी आवश्यकता की सूचनाएं सर्च कर सकता है और उनका उपयोग कर सकता है। इस कारण ही इंटरनेट की उपयोगिता बढ़ी है। सन 1995 में इंटरनेट के उपयोगकर्ता की संख्या 16 करोड़ थी, जो अब 2008 में बढ़कर लगभग 16 करोड़ हो गई है। पहले कम थी। आज संसार की जनसंख्या का लगभग 20% भाग इंटरनेट का लाभ उठा रहा है। अब ये संख्या लगातार और भी बढ़ती जा रही है जब से जियो आ गया है। ये जब से सारे नेटवर्क कंपनी ने अपने जो प्लान है उनको भी कम कर दिया, तो और भी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल तेज़ी से कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ी है, स्पीड बढ़ी है। ठीक है, तो इंटरनेट का इस्तेमाल जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। तो अगर परीक्षा में आता है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में हमने जो बतलाया उस प्रकार से लिखना होगा। और एवोल्यूशन का मतलब है कि इंटरनेट का विकास किस प्रकार से होता है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में बिल्कुल सिलेबस के पॉइंट ही आते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ये जो नोट्स बनाए हैं, जो PDF बनाई है, उसको बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ही बनाया है। इसलिए सिलेबस के एक एक पॉइंट के क्वेश्चन बना करके उसके आंसर आपके सामने यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। केवल आपको सुनना है, समझना है, आपको वैसे पूरे आंसर याद हो जाएंगे। इसके बाद दिया गया वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और उसकी विशेषताएं बतलाइए। तो वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जो है हम पढ़ते हैं बस। इसलिए यहाँ पर हमने ये जो नोट्स बनाए हैं, जो PDF बनाई है उसको, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और उसकी विशेषताएं बतलाइए। वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट का समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से हाइपर टेक्स्ट से जुड़े होते हैं। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, इमेज, ध्वनि आदि का समावेश होता है। www इंटरनेट की ही एक सेवा है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, आज हम इंटरनेट में कोई भी ब्राउज़र में जाकर के अगर किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या टाइप करते हैं? www टाइप करते हैं। ये तकनीक है जिसके द्वारा कि पूरा इंटरनेट कार्य करता है। इंटरनेट में जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? उस वेबसाइट में टेक्स्ट होता है, उस वेबसाइट में इमेजेस होती हैं, उस वेबसाइट में वीडियोज़ होते हैं, उस वेबसाइट में क्या होता है? ऑडियो होती हैं। तो ये एक वेबसाइट किसका कलेक्शन होती है? मल्टीमीडिया फाइल का। तो वेबसाइट को इस तरीके से चलाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। इसलिए लिख रहा है यहाँ पर कि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट की एक सेवा है। वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में सर्न प्रयोगशाला में किया। वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाओं को वेबसाइट के रूप में रखा जाता है। ठीक है,
सूचनाओं को किसके रूप में रखा जाता है? वेबसाइट के रूप में। आज कोई भी वेबसाइट आप चलाते हैं, फेसबुक, MP ऑनलाइन या कोई भी वेबसाइट आप देखते हैं, तो सूचनाएं तो ही होती हैं उसमें, लेकिन उसको किसके फॉर्म में रखा जाता है? एक वेबसाइट के फॉर्म में। और कहाँ पर रखा जाता है? सर्वर में। आप भी अगर अपने लिए कोई वेबसाइट बनाएंगे तो सर्वर में क्या लेंगे? कि स्पेस लेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाओं को वेबसाइट के रूप में रखा जाता है। ये वेबसाइट वेब सर्वर पर हाइपरटेक्स्ट फाइलों के रूप में संग्रहित होती है। वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है, उसी नाम से उसे वेब पर पहचाना जाता है। जैसे www हमारी वेबसाइट का नाम है tomarbarela.com, तो वो वेबसाइट का नाम हो गया। उसी नाम के आधार पर आप उसको सर्च कर पाओगे इंटरनेट में। ठीक है, तो www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का आपस में गहरा संबंध है, जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारियों का भंडार होता है जो लिंक के रूप में होता है। आज अगर आप इंटरनेट चलाते हैं, सब कुछ लिंक ही तो है। कहीं पे आप क्लिक करते हैं, किसी दूसरे पेज में पहुंच जाते हैं, फिर आपने किसी इमेज में क्लिक किया, फिर आप कहीं पहुंच गए। तो पूरी वेबसाइट में कहीं भी इस प्रकार से किसी भी वेबसाइट को खोलना, लिंक पर क्लिक करके चलना क्या कहलाता है? सर्फिंग कहलाता है। दरअसल यह किसी तकनीक है जिसके कारण संसार भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब HTML, HTTP, वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र पर काम करता है। ये पूरी ओवरऑल तकनीक को ही वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। फीचर्स क्या हैं वर्ल्ड वाइड वेब की? विशेषताएं क्या हैं? तो सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, उसकी विशेषताएं बतलाइए। तो हमने बतलाया कि टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की, और यह एक मल्टीमीडिया फाइल का संग्रह है, और यह इंटरनेट पर सूचनाओं को आदान प्रदान करने का एक एप्लीकेशन है, यह पूरा एक माध्यम है। इसकी विशेषताएं क्या होंगी? पहला, हाइपरटेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। वेब पेज के डॉक्यूमेंट में विभिन्न घटक होते हैं, जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑब्जेक्ट, साउंड। ये सभी घटक आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन घटकों को आपस में जोड़ने के लिए हाइपरटेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। जो वेब पेज बनाए जाते हैं ना, वो किसके माध्यम से बनाए जाते हैं? हाइपरटेक्स्ट के माध्यम से जो है बनाए जाते हैं। जैसे कि आप इंटरनेट में कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि उस वेबसाइट के अंतर्गत क्या है? उस वेबसाइट के अंतर्गत सब कुछ हाइपरटेक्स्ट के रूप में उपलब्ध है। ये देखिए, जैसे हमने MP ऑनलाइन फॉर एग्जांपल ओपन की इस तरीके से, तो इसमें आपको क्या दिखलाई देगा? इसमें आपको जो है, आपको तो डिज़ाइन के रूप में क्या दिखलाई दे रहा है? टेक्स्ट दिखलाई दे रहा है, इमेजेस दिखलाई दे रही हैं, हाइपर लिंक दिखलाई दे रही है। लेकिन ये जो वेब पेज बना है वो किसके माध्यम से बना है? हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से। ये पढ़ेंगे आप आगे चल के कि कैसे एक वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है। अगर आपको इसका हाइपर टेक्स्ट देखना है तो राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में आप जाइए, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि ये हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। तो ये रहा हाइपर टेक्स्ट, जिससे मिलकर के एक वेबसाइट बनती है। आगे के यूनिट्स में हम इसी को पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस तरीके से हाइपर टेक्स्ट को लिख करके एक वेब पेज को जो है इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो हाइपर टेक्स्ट का उपयोग करके जो है इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करती है। डिस्ट्रीब्यूटेड, ये दूसरी विशेषता हुई। वर्ल्ड वाइड वेब में वेबसाइट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सभी वेबसाइट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो दूसरी वेबसाइट से जुड़ी होती हैं। यूज़र एक वेबसाइट खोलकर उससे दूसरी वेबसाइट से जुड़ सकता है। इस कार्यप्रणाली को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है। तो ये भी वर्ल्ड वाइड वेब की विशेषता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का अर्थ होता है कि वेब पेज या वेबसाइट किसी भी कंप्यूटर, हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करती है। आप HTML में जो वेबसाइट बनाते हैं ना, मतलब इंटरनेट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलेगा, विंडोज़ में भी चलेगा, सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा। ग्राफिकल इंटरफेस। वर्तमान में सभी वेबसाइट में टेक्स्ट के अलावा वीडियो, ध्वनि आदि का समावेश रहता है। हाइपरलिंक सुविधा से इंफॉर्मेशन को आसानी से देख सकते हैं या वेब पेज से जोड़ सकते हैं। डायनेमिक वेबसाइट में मेन्यू, कमांड, बटन आदि का यूज़ किया जाता है, इससे कार्य करने में आसानी होती है। तो ये जो है ये एक प्रकार का इंटरफेस कहलाएगा, है ना। इंटरफेस में हाइपरलिंक भी होती है। इंटरफेस में कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि यूज़र भी इंटरेक्ट कर पाता है, मतलब अपनी यूज़र अपनी सूचनाओं को भर पाता है ना। जैसे यहाँ पर कई जगह इस तरीके से जो है फॉर्म भरने के लिए भी जो डेटा एंट्री फॉर्म आता है उसको आप ये कह सकते हैं कि यूज़र वहाँ से बटन के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, चेक बॉक्स के रूप में क्या कर सकता है, इंटरफेस के आधार पर वेबसाइट से इंटरेक्ट करता है। तो वो जो डिज़ाइन दिखती है जहाँ से यूज़र अपना नाम भरता, फॉर्म वगैरह भरते हैं ना आप लोग ऑनलाइन, उसको क्या बोलते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस, है ना। तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब की विशेषताएं।
इसी तरीके से हमको परीक्षा में अगर आता है तो हमको लिखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब की कार्यप्रणाली को समझाइए। वर्ल्ड वाइड वेब कार्य किस प्रकार से करता है, इसके बारे में हमको समझना है। तो वर्ल्ड वाइड वेब की कार्यप्रणाली, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक लैंग्वेज है। अभी मैंने आपको वेब पेज में ओपन भी करके दिखलाया कि किस प्रकार से एक वेब पेज हाइपरटेक्स्ट के रूप में बनता है। HTML हाइपरटेक्स्ट लिंक प्रदान करता है जो किसी यूजर को वेबसाइट से जुड़े हुए वेब पेजेस को एक्सेस करने में मदद करता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब की कार्यप्रणाली में देखिए होता क्या है, इसके बारे में हम आपको इस पिक्चर के माध्यम से बतलाते हैं। ये आपके कंप्यूटर में जो ब्राउज़र है ना, मान लीजिए ये वो है, उसी प्रकार से ये उसी की स्क्रीनशॉट दिखलाया गया है। ठीक है, यूज़र ने वेब ब्राउज़र के अंतर्गत किसी भी वेबसाइट को ओपन किया तो ओपन करने के लिए वो क्या डालेगा, वेब ब्राउज़र यहाँ पर URL में www.mponline.com, मान लीजिए उसने ये एड्रेस डाला। ये एड्रेस रिक्वेस्ट के रूप में कहाँ जाएगा, जहाँ पर भी इसका सर्वर है। सर्वर मतलब जहाँ पर इस MP ऑनलाइन की वेबसाइट को बना करके रखा गया है, उस सर्वर में जाएगा। ये सर्वर रिस्पॉन्स करेगा कि यार इसने एक वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट भेजी है और ये उसको रिस्पॉन्स करेगा और इस हमारे वेब ब्राउज़र में वो वेबसाइट जो है वो दिख जाएगी। तो इस तरीके से एक वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो कार्य करता है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक क्लाइंट मशीन होती है और एक सर्वर मशीन होती है। क्लाइंट URL के रूप में रिक्वेस्ट भेजती है और सर्वर उसको क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में यहाँ पर यही लिखा है कि उसकी कार्यप्रणाली क्या है। ये देखिए लिखा ना, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड होता है। जैसा कि मैंने बतलाया, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। वेब ब्राउज़र में दिए हुए एड्रेस के आधार पर वेब ब्राउज़र दिए गए URL के सर्वर से संपर्क करता है तथा उसे URL के अनुसार साइट प्रदान करने का आग्रह करता। वही चीज़ है, रिक्वेस्ट भेजी, इसने रिस्पॉन्स की और ये यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरीके से ये था वर्ल्ड वाइड वेब की कार्यप्रणाली। इसी तरीके से जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर बतलाइए। है ना, दोनों शब्द इसमें से हो सकता है कुछ लोगों ने एक ही शब्द सुना हो कि इंटरनेट क्या है, एक और शब्द होता है जिसको बोलते हैं इंट्रानेट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, अब इसको पढ़ेंगे। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर यह है कि इंटरनेट सभी के लिए खुला है, सभी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, जबकि इंट्रानेट को निजी तौर पर ही प्रयोग किया जा सकता है। जो मुख्य अंतर है वो यही है। इंटरनेट जैसे हमारी लैब है, लैब में अगर हमने सारे कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट कर दिया और एक कंप्यूटर से हम मैसेज दूसरे कंप्यूटर में बस भेज पा रहे हैं, या हम यहीं पर किसी वेबसाइट को चला पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंट्रानेट। और इंटरनेट किसको बोलेंगे, जो कि हम पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर से अगर आपस में जुड़ते हैं, नॉर्मली जो हम इंटरनेट चलाते हैं, जिससे हम किसी को भी ईमेल कर पाते हैं, कुछ भी हम इंटरनेट में सर्च कर पाते हैं, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इंटरनेट बोलेंगे। दोनों में अंतर समझ लीजिए। तो अंतर इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा, है ना, मतलब कि एक डिफरेंस बना करके कि किस चीज़ के बारे में आप क्या डिफरेंस बतला रहे हो, तो अंतर लिखना होगा। तो इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है, जबकि इंटरनेट यह इंटरनेट का एक हिस्सा है जो किसी विशेष फर्म के निजी स्वामित्व में से है, जैसे कि अभी हमने बताया। कोई भी इंटरनेट का उपयोग कर सकता है, लेकिन केवल संगठन के सदस्यों द्वारा ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। इंटरनेट की तुलना में उतना सुरक्षित नहीं है, यह अधिक सुरक्षित है क्योंकि लोकल ही चलता है ये, है ना। असीमित है भाई, इंटरनेट है, असीमित है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सीमित है, 5 कंप्यूटर 10 कंप्यूटर केवल कम लोग जुड़े होते हैं। ट्रैफिक इसमें अधिक होता है भाई, इंटरनेट में किसी वेबसाइट में ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना, लेकिन जो वेबसाइट एक सीमित क्षेत्र में चल रही है उसमें कम लोग जुड़ेंगे। नेटवर्क का प्रकार, इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है, जबकि इंट्रानेट क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट ही तो कहलाया ये। दी हुई जानकारी असीमित और सभी द्वारा देखा जा सकता है, सीमित होती है और एक संगठन के सदस्यों के बीच ही प्रसारित करता है। सर्वर की संख्या क्या होता है, इंटरनेट पर हजारों सर्वर कार्य कर रहे होते हैं, जैसे फेसबुक के बहुत सारे सर्वर हैं, इंडिया में भी बहुत सारे सर्वर हैं, लेकिन इंटरनेट में सर्वर की संख्या सीमित होती है क्योंकि भाई वो लोकल चलता हो सकता है, 2 सर्वर हो, 1 सर्वर हो। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, मतलब इंटरनेट की परिभाषा में अपन क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारे नेटवर्कों का नेटवर्क है। इसमें विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को लैन मैन वैन को मिलाकर के एक नेटवर्क तैयार किया जाता है, जबकि इंटरनेट मुख्य रूप से लोकल एरिया नेटवर्क से ही मिलकर बना होता है।
इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं होता, लेकिन भाई इंटरनेट का जिसके अंडर में वो कनेक्शन है वो उसका मालिक होता है। इंटरनेट पर किसी साइट को चलाने के पहले इस साइट को वेब सर्वर पर अपलोड करने के लिए वेब स्पेस की आवश्यकता होती है। इसके लिए अलग अलग सर्वर की सेवाएं ली जाती हैं। इंटरनेट में बहुत सारे सर्वर हैं, किसी में भी आप स्पेस ले सकते हो, लेकिन इंटरनेट पर किसी साइट को अपलोड करने के लिए वेब स्पेस की आवश्यकता नहीं होती, अपितु उसमें प्रयोग होने वाले सर्वर से ही काम किया जाता है। जो लोकली एक कंप्यूटर बना दिया उसी को सर्वर बना दिया, उसी में वेबसाइट को रख सकते हैं और अपने लोकल जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रयोग, इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसका प्रयोग छोटे पैमाने पर किया जाता है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस परीक्षा में पूछा जाता है और डिफरेंस को इसी प्रकार से हमेशा एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? तो जैसा कि यहाँ पिक्चर भी आप देख पा रहे हैं, इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है, इसलिए इंटरनेट का पूरा खर्च किसी को वहन नहीं करना पड़ता, बल्कि इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य के बदले प्रत्येक यूजर को अपने हिस्से का भुगतान करना पड़ता है। नेटवर्क से सभी छोटे तथा बड़े नेटवर्क जुड़े होते हैं तथा इनको जोड़ने पर होने वाले खर्च की राशि कहाँ से लाएं यह निर्णय करते हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटी और कंपनी अपने कनेक्शन का भुगतान क्षेत्रीय नेटवर्क को करती है। तो हर किसी के यहाँ एक क्षेत्रीय नेटवर्क होता है। तो जो कंपनी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दो प्रकार के चार्जेस लेती है। एक तो इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए, आप कनेक्शन लोगे तो एक डिपॉजिट करवाती है एक अमाउंट, है ना, और एक प्रयोग करने के लिए मंथली जो बेसिस पर होता है। तो दो प्रकार के चार्जेस होते हैं। यूजर्स को इंटरनेट कनेक्शन लेने तथा इंटरनेट प्रयोग करने का शुल्क ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को देना पड़ता है। ISP कंपनी यूजर से समयावधि, दूरी, गति तथा डेटा डाउनलोड या अपलोड की मात्रा के अनुसार शुल्क लेती है, जैसे BSNL, आइडिया, रिलायंस, सिफी, भारती, BSNL, एयरटेल, वोडाफोन आदि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही जनरल नॉलेज सा है, पूरा सिलेबस बड़े आसानी से आपको बन जाएगा और यहाँ पर हम आपको पूरा आंसर बतलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी को समझाइए। अब आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना है, कौन कौन से प्रकार होते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के, उसके बारे में है। कनेक्टिविटी से आशय इंटरनेट से जुड़ने के लिए यूज होने वाले तरीके से है। आप किस तरीके से इंटरनेट का कनेक्शन लेना चाहते हो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट कनेक्टिविटी बोलते हैं। इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं होता है, इसके कारण इंटरनेट को यूज़ करने के लिए कुछ विशेष नियम व प्रोटोकॉल बनाए गए हैं जिसे हर यूज़र को मानना पड़ता है और उसे इसी रूल्स के हिसाब से इंटरनेट प्रयोग करना होता है। इंटरनेट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको किसी सर्वर से जुड़ना होता है। इंटरनेट सर्वर एक ऐसा सिस्टम कहा जा सकता है जो क्लाइंट यानी यूजर के द्वारा आने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसको मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराता है। ये भी मैंने ऊपर वर्ल्ड वाइड वेब की कार्य प्रणाली में बतलाया कि इंटरनेट कैसे काम करता है। एक सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है। इसी प्रकार से ऐसी कंपनियां जो इंटरनेट की सर्विस उपलब्ध कराती हैं वो क्या कहलाती हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ हमको समझना है कि इंटरनेट के कनेक्शन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो एक होता है PSTN, पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क, या इसको क्या बोलते हैं? डायल अप नेटवर्क भी इसी को बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये पहले ज़्यादा इस्तेमाल होता था। सामान्य टेलीफोन लाइन द्वारा जो आपके कंप्यूटर को डायल अप कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी के सर्वर से जोड़ती है, इसलिए इसे डायल अप कनेक्शन भी कहा जाता है। टेलीफोन जो लाइन आती है ना जिससे आप फ़ोन में बात करते हैं, पहले जिसको लैंडलाइन कहा जाता था, तो जो टेलीफोन एक्सचेंज से फ़ोन की लाइन आती है उसी के माध्यम से जो आप इंटरनेट चलाते हैं उसको कौन सा कनेक्शन बोलते हैं? डायल अप कनेक्शन बोलते हैं। तो कोई डायल अप कनेक्शन एक अस्थायी कनेक्शन होता है जो आपके कंप्यूटर और ISP सर्वर के बीच बनाया जाता है। डायल अप कनेक्शन मॉडेम का उपयोग करके बनाया जाता है जो टेलीफोन लाइन का उपयोग ISP सर्वर का नंबर डायल करने में करता है। ऐसा कनेक्शन सस्ता होता है और इसकी स्पीड कम होती है। इसकी स्पीड kbps में होती है, डायल अप की स्पीड kbps में होती है। तो ये डायल अप कनेक्शन बनाने के लिए आपके सिस्टम में एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ पर जाकर सर्च करेंगे डायल अप, और उसके बाद जो टेलीफोन लाइन आती है उसको आप अपने PC में कनेक्ट करेंगे और वहाँ से आप जो भी टेलीफोन लाइन है उसके माध्यम से भी इंटरनेट चला सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर में कनेक्टिविटी आती है जिसको बोलते हैं ISDN, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क।
यह डायल अप कनेक्शन के समान ही होता है, परंतु यह महंगा होता है और इसकी स्पीड डायल अप कनेक्शन से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। यहाँ पर जो सिग्नल होते हैं ना ISDN में, वो डिजिटल सिग्नल होते हैं, इसलिए ये तेज़ चलता है। और जो टेलीफोन लाइन द्वारा चलते हैं वो सिग्नल कौन से होते हैं? एनालॉग सिग्नल होते हैं, क्योंकि एनालॉग सिग्नल ही बदलते हैं किसमें? डिजिटल सिग्नल में। और किसके माध्यम से? मॉडेम के माध्यम से। तभी उसके साथ एक कंपनी क्या देती है? मॉडेम देती थी। जब पहले BSNL का डायल अप कनेक्शन ज़्यादातर इंडिया में चलता था ना, तो उसके साथ वो एक मॉडेम देती थी। मॉडेम क्या करता था? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता था। लेकिन ISDN में क्या आता है? डिजिटल सिग्नल ही आते हैं, जिसके कारण इंटरनेट जो है वो तेज़ चलता था। फिर अगला आया लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन भी एक इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार था। लीज लाइन ऐसी सीधी टेलीफोन लाइन होती है जो आपके कंप्यूटर को ISP सर्वर से जोड़ती है। यह इंटरनेट से सीधे कनेक्शन के बराबर और 24 घंटे उपलब्ध रहती है। बहुत तेज़ लेकिन महंगी होती है। तो अगर आप तेज़ इंटरनेट चलाना चाहते हैं ना, तो क्या होता है? लीज्ड लाइन कनेक्शन उसके लिए लिया जाता था। लीज्ड लाइन और उसमें डायल अप में क्या अंतर है? डायल अप में जब आप इंटरनेट चला रहे होते हैं तो आपका फ़ोन जो है, टेलीफोन लाइन, वो इंगेज बतलाता है। लेकिन यही चीज़ लीज्ड लाइन में दूर हो गई। लीज्ड लाइन में केवल इंटरनेट चलाने के लिए इसका लोग कनेक्शन लेते थे। इसके बाद आया VSAT, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। कुछ इस तरीके का इंटरनेट चलाने के लिए बहुत ही कम जगह है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा महंगा है। इसी कारण से इस प्रकार का VSAT जो इंटरनेट चलाने के लिए भी कम जगह इस्तेमाल होता है। यहाँ पे नहीं, बाहर है, यहाँ पर है, लेकिन अपने क्षेत्र में नहीं है ये। ठीक है, इसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के रूप में वर्णन किया जा सकता है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट से जुड़ा होता है तथा दूरसंचार एवं सूचना सेवाओं जैसे ऑडियो, वीडियो, ध्वनि द्वारा इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। यह विशेष प्रकार का ग्राउंड स्टेशन है जिसमें बहुत बड़े एंटीना होते हैं, जिसके द्वारा VSAT के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। हब कहलाते हैं, इनके द्वारा इन्हें जोड़ा जाता है। क्षेत्र के लिए चलाया जाता है। बिल्कुल, हाँ, इसको आपने देखा होगा स्कूलों में, नगर पंचायत में, बैंकों में ATM के ऊपर लगा रहता है। थोड़ा सा महंगा होने के कारण अभी लोग इसको घरों में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगला देखते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी जनरली सबने सुना होगा। अब इसके बाद जो आ गया, जो हमारे यहाँ कनेक्शन है फाइबर ऑप्टिकल, है ना, फाइबर ऑप्टिक केबल वाला कनेक्शन है, वो ब्रॉडबैंड से भी और ज़्यादा फास्ट चलता है। तो ये ब्रॉडबैंड क्या है? यह वह लाइन होती है जो ISP द्वारा भेजी जाती है। इसके बाद उस लाइन को मॉडेम और टेलीफोन लाइन से जोड़ दिया जाता है। यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसका कोई ना कोई मालिक अवश्य होता है। इसलिए इस नेटवर्क का प्रयोग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने यह कनेक्शन लिया है, जैसे MTNL, BSNL, सिफी, आइडिया, वही कंपनियाँ जो ब्रॉडबैंड की सुविधा देती हैं। ठीक है, ब्रॉडबैंड के बाद वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस वह कनेक्शन होता है जिसमें केबल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे वाईफाई। इसे चलाने के लिए किसी केबल की आवश्यकता नहीं होती है। वाईफाई कनेक्शन के लिए केवल राउटर की आवश्यकता होती है। तो आप चले जाइए रेलवे स्टेशन में, चले जाइए, वाईफाई कनेक्शन इज अवेलेबल रेलवेयर नाम से, है ना, तो वो वाईफाई के। USB मॉडेम कनेक्शन, जो आप इंटरनेट चलाते हैं ना USB स्टिक के द्वारा या मोबाइल के द्वारा, वो सब USB मॉडेम कनेक्शन कहलाता है। इस कनेक्शन के लिए मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती। USB डिवाइस के माध्यम से यह कनेक्शन स्थापित किया जाता है। इसमें सिम कार्ड के द्वारा इंटरनेट कनेक्शन बनाया जाता है। USB मॉडेम में सिम कार्ड लगाने के बाद कंप्यूटर से कनेक्ट करने पर नेट चालू हो जाता है। जैसे नेट सेटर आता है USB मॉडेम, इसे कई कंपनी द्वारा बनाया जाता है। आइडिया, रिलायंस, एयरटेल, टाटा डोकोमो, जियो आदि बहुत सी कंपनियों के जो है वो नेट सेटर वगैरह आते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा कि इंटरनेट के कनेक्शन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर दें, कुछ लोग जो अभी जुड़े हुए हैं, कि हम क्या पढ़ रहे हैं थोड़ा सा स्पीड से। तो हम पढ़ रहे हैं इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स, जो कि नया सब्जेक्ट आया हुआ है DC सेकेंड सेमेस्टर में। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, ये देखिए इसमें टोटल 19 क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के इतिहास तथा विकास को समझाइए, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब की कार्यप्रणाली को समझाइए, इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर बतलाइए, ISP क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को समझाइए। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन जो है आज की क्लास में हमने कंप्लीट किए। कल फिर से 7 बजे से क्लास होगी, जिसमें हम देखेंगे कल की क्लास में URL और डोमेन नेम क्या होता है,
पोर्टल क्या होता है, इंटरनेट के अनुप्रयोग को बतलाइए, ईमेल क्या है, विभिन्न प्रकार की ईमेल सर्विस क्या है, प्रोटोकॉल के कितने प्रकार होते हैं, रिमोट लॉगिन क्या है, इंटरनेट चैटिंग क्या है, वेब सर्वर क्या है, पोर्टल क्या है, वेबसाइट पब्लिशिंग को समझाइए और डोमेन नेम क्या है। तो कल मिलते हैं करेक्ट 7 बजे।